हेलो नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का आज मैं चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूं, जो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इसके अलावा अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन में आप जाना चाहते हैं, सीटेट देना चाहते हैं, आप यूपीटेट देना चाहते हैं, ये पेपर जो है वो हर जगह आता ही आता है। यहाँ पर मैं आपको भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, पूरा की पूरा चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर और कुछ समझेंगे ही। बात करेंगे आज भारत में राष्ट्रवाद की। इससे जो पहला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th हिस्ट्री का, ओके, तो उसमें यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद की बात कही गई है। तो याद रखना, मैं उस चैप्टर को भी मैंने आपको पढ़ाया है, उस चैप्टर को भी आप देख लें। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद, ठीक है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इससे के बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति लगाव को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्र यानी देश के अंदर हमारे जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, मॉन्यूमेंट्स है, हमारा इतिहास है, उन सब पर हमें गर्व होने लग जाए और ये होने लग जाए कि ये सब कुछ हमारा अपना है। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जब हमें यह लगने लग जाए कि ये संपूर्ण जो चीजें हमारी हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं है, तो उसको उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। और जो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं होता, ठीक है, जो जिसके मन में राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं होता, उसको देशद्रोही भी कहते हैं। तुमने देखा होगा देशद्रोही कौन है, यानी जो राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं है, राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, सोच, यहाँ के लोग, यहाँ की एकता, अखंडता, यहाँ का भाईचारा, जो इसमें विश्वास नहीं करता है वो राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना पैदा होनी चाहिए। ओके, नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों, विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में चेतना किस तरह से पैदा हुई थी। देखिए, प्रारंभ में हमारे देश में इस प्रकार की भावनाएं नहीं थी, राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं था, क्योंकि जो आज आधुनिक भारत आप देख पा रहे हो वो भारत इस प्रकार से नहीं था जैसे कि आपको दिख रहा है। हमारे देश में देखा जाए तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व अगर हम चले जाएं, 1000 ईस्वी के आसपास, उस समय पर बाहर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले प्रारंभ हो गए थे और हमारा भारत बहुत अलग अलग हिस्सों में बट गया था। मुगलों के टाइम पर बहुत सारा भारत एकीकृत हुआ, लेकिन उसके बाद मुगल जैसे परिवर्ती मुगल आए, मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई, तो फिर भारत अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। और जब अलग अलग क्षेत्रों में बट गया तो लोगों का जो लगाव था वो अपनी रियासत, अपने गांव, अपने क्षेत्र से रह गया था। संपूर्ण भारत से लगाव की भावना नहीं थी। अगर कोई दूसरी रियासत का होता था तो उसको कहते वो दूसरी रियासत का है, उसके प्रति वो वाली भावना नहीं थी कि वो भी हमारा भाई है, हमारे ही यहाँ का है, ठीक है, हमारे ही देश का है। इस प्रकार की भावनाएं नहीं थी। अपनी जो रियासत थी उसके प्रति वफादारी थी, अपना जमींदार था उसके प्रति वफादारी थी, गांव में जिसके यहाँ पे लोग नौकरी किया करते थे उसके प्रति वफादारी थी, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे अंग्रेजों के प्रति वफादारी थी, लेकिन राष्ट्र के प्रति वफादारी, राष्ट्र के प्रति लगाव जैसी चीजें नहीं थी। और इसीलिए अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए भारत को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। और अंग्रेजों ने वही नीति अपनाई कि राष्ट्र से लगाव कैसे खत्म होगा, कि राष्ट्र के इतिहास को प्रदूषित कर दिया जाए, राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसे प्रदूषित कर दिया जाए, समाज को तोड़ दिया जाए, समाज को जातियों में तोड़ दिया जाए, मन में बिठा दिया जाए कि तुम तो शुरुआत से गुलाम हो, तुम तो कभी स्वतंत्र रहे ही नहीं हो। तो ये सारी चीजें अंग्रेजों ने करी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे धीरे धीरे राष्ट्रवाद खत्म हो गया था। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम अच्छा किया जो काफी जरूरी था, भारत में शिक्षा का प्रसार।
तो जब अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार किया तो बहुत सारी किताबों से हमें पता चला कि अमेरिका में राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ है, ठीक है, कहां पर नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था, कहां पर क्रांति हुई, फ्रांस में किस प्रकार की क्रांति हुई। तो धीरे धीरे ये जो हमारा शिक्षित वर्ग था उन चीजों को समझ रहा था। वो समझ रहा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हो रहा है, ठीक है, यूरोप के लोग अपने राष्ट्र को किस रूप में देखते हैं। तो भारतीयों के अंदर भी धीरे धीरे भावना आ रही थी, लेकिन इस भावना को सही जगह पर सही दिशा देने की आवश्यकता थी, और वो एक चरणबद्ध तरीके से दी गई है। एक उसका पूरा के पूरा एक फेज चला है, ठीक है। तो वही है हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी आधार पर हुई थी कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रारंभ में तो भले इसका कोई प्रारंभिक उद्देश्य राष्ट्रवाद का विकास नहीं था, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को समझा दिया था कि अगर भारतीय एक हो गए, एक दूसरे को एक समझने लग गए, या इस पूरे देश को राष्ट्र समझने लग गए ना, तो फिर हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ध्यान रखना, हमारे लिए कुछ जगह नहीं है यहाँ पर, तो हमें भागना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज जब समझ गए, लेकिन बहुत सारे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कोई इंग्लैंड पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और अंग्रेज भी इस राष्ट्रवाद को समझ रहे थे। तो किस प्रकार से पूरे शिक्षित वर्ग से लेकर ये राष्ट्रवाद कैसे आम जन तक पहुंचा है, इसका एक लंबी कहानी है, और वो लंबी कहानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। आगे चलें। जब हम आगे चलेंगे तो यहां देखेंगे कि दूसरे उपनिवेशों की तरह, उपनिवेश क्या होते हैं, उपनिवेश होते हैं जो किसी देश के अंडर में हो, यानी जो गुलाम देश होते हैं उनको क्या कहते हैं, उपनिवेश, ठीक है, याद रखना। की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे हमने क्या किया कि अंग्रेज उपनिवेशवाद, यानी अंग्रेज यहाँ के लोगों का और यहाँ के संसाधनों का उपयोग केवल अपने देश के विकास के लिए करते थे, तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। ध्यान रखना, अब उपनिवेशवाद के खिलाफ हमने संघर्ष किया, हमने विद्रोह किए, और विद्रोह के साथ धीरे धीरे हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावनाएं पैदा होने लगी। हमारे अंदर ये हुआ कि इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। कब भगा पाएंगे अंग्रेजों को? हम मुंह तोड़ जवाब कब दे पाएंगे? जब हम एक होंगे। और हम एक किससे होंगे? हमारी बहुत सारी भावनाएं एक जैसी हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को मनाना प्रारंभ कर दिया। गणेश उत्सव से क्या हुआ कि सारे लोग, ठीक है, एकीकृत होने लगे। समझ में आएगा नहीं? तो भारत में एकीकृत करने के लिए फिर हमने क्या कहा कि फिर यहाँ के लोग गुलाम थे, ठीक है, तो बहुत दिनों से गुलाम बने रहे थे। तो इन लोगों के अंदर ये चेतना कैसे लाई जाए कि तुम भी आज़ाद रह सकते हो, तुम अंग्रेजों को हरा सकते हो। तो फिर हमें अपने प्राचीन इतिहास में उन हीरो को देखना पड़ा जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इन सारी चीज़ों की हमने अपने लोगों को बताया कि देखो हमारा इतिहास देखो ना, हमारा इतिहास कितना ज़्यादा समृद्ध है, समृद्ध इतिहास देखिए। फिर हमने ये बताया कि देखो हमारे भारत ने क्या क्या नहीं दिया पूरी दुनिया को। जीरो हमने दिया, दशमलव हमने दिया, तारों की भाषा हमने सिखाई, कला हमने सिखवाई। और 1921 में जाके तो हमारी हड़प्पा सभ्यता भी निकल आई थी। आपको पता 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई हो गई थी। तो अब धीरे धीरे यह भी भावना पैदा हो रही थी कि अब भारत का जो इतिहास तो बहुत प्राचीन है, अंग्रेजों का इतिहास तो कोई प्राचीन नहीं, उससे कई गुना ज्यादा प्राचीन भारत का इतिहास है और समृद्ध है। जिस समय पर यूरोप के लोग और इधर उधर के लोग जंगलों में झिंगा लाला किए घूमते रहते थे, उस समय पर हम एक बड़े बड़े नगरों में रहा करते थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलीवीरा, लोथल। हमारे पास लोथल जैसे बंदरगाह वाले राज्य भी थे जो पश्चिम की तरफ खूब व्यापार किया करते थे। हमें यह बताया गया कि हम बहुत समृद्ध रहे हैं। हमने पूरी दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया, क्योंकि कपड़े के लिए सबसे पहले जो खेती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में होने लगी, ठीक है। फिर यहां पे बताया कि देखो दुनिया की सबसे पहले लिटरेचर भारत में था, ऋग्वेद। दुनिया की बहुत सारी साइंस भारत में थी। इन लोगों के अंदर यह जज्बा डाला गया कि देखो तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हारा इतिहास बहुत समृद्ध है, तो तुम आजाद रह सकते हो, तुम इनकी गुलामी क्यों कर रहे हो? अपनी चीजों से लगाव पैदा करो। स्वदेशी क्या था? स्वदेशी क्या? जो अपने देश की चीजों से लगाव पैदा करना, राष्ट्रवाद के विकास के लिए तो था स्वदेशी आंदोलन।
यही तो आपको समझना है, यही तो राष्ट्रवाद का विकास होगा। तो देखिए, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। देखो, पहचानने लगे कि नहीं। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया कि अंग्रेज समान रूप से सभी को उत्पीड़ित कर रहे थे। 1857 के विद्रोह में भी बिना अंग्रेज देखे कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का, सबका उत्पीड़न कर रहे थे, सबका शोषण कर रहे थे। कोई भी भारतीय अंग्रेजों के प्रति कितना भी वफादार हो जाए तो भी वो टॉप क्लास के सैनिक नहीं बन सकता था, समझ गए नहीं, उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता था सेना में। तो ये उनके साथ हो रहा था। तो अब बताओ, एक भारतीय यहाँ पर किसी भी जाति का, एक भारतीय यहाँ पर, एक भारतीय, तीनों ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक ही बैरक में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से मेल मिलाप रहता है, तो इनके अंदर एकता की भावना पैदा हुई। देखो, हम तीनों एक जैसा ही तो काम करते हैं, लेकिन अंग्रेज हम सबका उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इनका उत्पीड़न खत्म करने के लिए हमें एकता करनी होगी। अब एकता करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो जातिगत रूढ़िवादिताएं उनको समाप्त करनी होगी। जो ऐसी भावनाएं आने लगी धीरे धीरे करके, ठीक है नहीं। चलिए, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग अलग थे। स्वतंत्रता के मायने में देखो, अब ये भी है कि हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का एक असर नहीं था। आज भी भारत में एक धड़ा ऐसा मिलेगा आपको जो कहेगा अंग्रेजों का शासन तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का बुरा रूप नहीं देखा था। लेकिन 1857 में, ठीक है, वो लोग जिनके सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी गई होगी या बहुत सारे विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया होगा, उनका अनुभव तो बहुत खराब रहा होगा ना अंग्रेजों के प्रति। तो ये यही कहना चाह रहा है कि हर एक व्यक्ति के, हर एक वर्ग का, हर एक समूह का उपनिवेशवाद के साथ असर एक जैसा नहीं था। किसी किसी को तो ये लगता था अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, कि पहले तो जमींदार हमें बड़ा परेशान करता था, अंग्रेज जब से आए, जब से ये वाला जो गांव में साहूकार है वो परेशान नहीं कर रहा है। पहले तो यहाँ पे हत्याएं होती रहती थी, जब से अंग्रेज आए अब तो हत्याएं बंद हो गई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। यही था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समूहों को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी मिलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एकता तो थी लेकिन इसमें टकराव के बिंदु भी थे। आइए थोड़ा सा और समझें। पहले की एक और पुस्तक में आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया है, वहां आपने 20वीं सदी से पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यानी 1857 का जो विद्रोह था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और शिक्षा के उदय के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद जो प्रेस वगैरह नहीं पढ़ा है, लेकिन शिक्षा से और 1857 के विद्रोह और उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आज हम 1920 के आगे से अध्ययन करेंगे, यही आपको अच्छे से ध्यान रखना है और यही आपको याद भी रखना है ना। चलिए 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है, यहां पर कहां है असहयोग आंदोलन, ये रहा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, दो आंदोलन प्रमुख हैं, याद रखना, ठीक है नहीं। दो आंदोलन बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं पूरे भारत के राष्ट्रवाद में। जब गांधी जी की एंट्री हुई तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट से जुड़े और बहुत ज्यादा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, ठीक है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में गांधी जी का अहम भूमिका रही है। यहां तक कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो एक नमक जैसे छोटे से मुद्दे पर इन्होंने पूरे देश को एकीकृत कर दिया, ठीक है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सब लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और सब ने कहा कि देखो, हम तो प्राचीन काल से नमक अपने आप, ये ईश्वर ने नमक दिया है, ठीक है, धर्म ग्रंथों से बता दिया ईश्वर ने नमक दिया है, तुम इसमें टैक्स कैसे ले सकते हो, हम अपने आप नमक बनाएंगे। तो एक छोटी सी चिंगारी से इन्होंने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया। जिस देशवासियों में बिल्कुल भी एकता नहीं थी, सब एक दूसरे के साथ चलने लगे, जातियों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, अपनी विचारों को छोड़कर, थिंकिंग को छोड़कर, गांव में ऊंच नीच को छोड़कर सब एक ही गली, एक ही घाट में चलने लगे, ठीक है। ये इन आंदोलन ने बहुत बड़ा काम किया है भारत में अगर देखा जाए, ठीक है। हम देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने में किस प्रकार का प्रयत्न किए, तो हम कांग्रेस की बात करेंगे। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और A.O. ह्यूम ने करवाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इटावा क्या यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे एक कलेक्टर थे भाई साहब, ठीक है नहीं। इन्होंने क्या किया कि बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। कॉलेज था जिसका नाम था तेजपाल संस्कृत कॉलेज।
तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। 72 लोग प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल हुए थे और उसमें सबसे ज्यादा कौन थे, वकील थे, शिक्षित वर्ग था। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। बस सबसे ज्यादा यहां पर शिक्षित वर्ग था प्रारंभ में, है ना, कांग्रेस की स्थापना। और WC बैनर्जी ने अध्यक्षता करी थी। बैनर्जी, ये भी आपको याद रखना, WC बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे की दुनिया थोड़ी सी ऐसी चलेगी कि हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया, किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की नई उड़ान उड़ी, इसी के बारे में अब हम आगे और बढ़ेंगे। यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और ये दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो आजकल का ही चित्र है। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे लोगों को आपको चलते दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आम बात नहीं थी। जिस देश में राष्ट्रवाद नहीं था, एक दूसरे में इतनी ज़्यादा विविधताएं थी, दूर दूर रहते थे, अपने अपने ही लोगों के प्रति इनमें केवल भावनाएं थी, अपने गांव के लोगों के प्रति भावना थी, अपने रियासत के प्रति भावनाएं थी, लेकिन संपूर्ण भारत या किसी संपूर्ण मुद्दे के प्रति ऐसी भावना पैदा करना ऐसा कोई सामान्य बात नहीं थी। ठीक है नहीं? तो ये एक आंदोलन का चित्र है और इस आंदोलन के चित्र को देखते हुए आपको पता चल जाएगी विशाल रैली है। और आजकल के नेता जो पैसा दे दे के रैली में पैसा जो लोगों को इकट्ठा करते हैं वो नहीं है। ये वास्तव में वो व्यक्ति, वो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आगे चलकर अपने गले में फांसी को लगाकर पहले चूमा और फिर उसको फांसी लगाकर और वो लटक गए। ऐसे लोग थे। ठीक है, ये कोई सामान्य लोग थोड़ी हैं। तो यहीं पर देख लो, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ये 1919 की बात है, ये असहयोग आंदोलन के टाइम की बात चल रही है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह से बड़े बड़े जुलूस आम बात थी। ठीक है, क्योंकि हमें आज़ादी को मिले काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें भुला चुके हैं। ठीक है, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था और 1919 तक चला था, ये तो आपको पता है। ठीक है, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चला था और उसमें अंग्रेज भी एक तरफ थे, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया था। बहरहाल वो युद्ध 1919 में समाप्त हो गया था, उसी के संबंध में आगे बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 3 चीज़ों पे हमारा बात रहेगी। पहला विश्व युद्ध, दूसरा खिलाफत। अब आपको थोड़ा सा खिलाफत भी समझ लेनी चाहिए। खिलाफत शब्द बना है खलीफा से। खलीफा का मतलब होता है कि जो मुस्लिम का लीडर, ठीक है, मुसलमानों का मुख्य लीडर। यहाँ की जब ये दिल्ली के जो जहाँ पे जितने दिल्ली के सुल्तान थे, इनकी भी आप याद रखना, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है और भी अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जितने भी थे ना, अपने शासन को वैधता, लीगलिटी प्रदान करने के लिए वो खलीफा से एक पत्र लिखवाते थे, यानी उससे कहते थे भैया हम तुम्हारे ही अंडर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शासन कर रहे हैं। वो तो मुगलों ने थोड़ा सा इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो खलीफा, तो ये जो खलीफा, खिलाफत पद है यानी खलीफा, तो खलीफा कहाँ रहते थे, तुर्की में रहा करते थे। ठीक है, और सारे मुस्लिम इन्हें अपना एक गुरु यानी एक तरह से गुरु मानना या अपना नेता माना करते थे, ये आपको याद रखना। तो इससे रिलेटेड जो भी आंदोलन होगा उसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ध्यान रखना। असहयोग यानी हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि अगर तुम खुद सोचिए, यहाँ पर तुम्हारे घर में देखिए, तुम्हारे घर में एक व्यवस्था बनी हुई है। तुम्हारे घर में व्यवस्था क्यों बनी हुई है? क्योंकि सुबह उठती है मम्मी, ठीक है, झाड़ू वगैरह लगाती हैं, फिर क्या होते हैं वो आटा फाटा गूंद के रोटी फोटी बना देती हैं। ठीक, और इसके बाद क्या उठते हैं कि छोटे बच्चे उठते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, बड़े बच्चे उठते हैं वो स्कूल चले जाते हैं, फिर ये स्कूल चले जाते हैं, पति भी स्कूल चले जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, वो महिला फिर क्या करेंगी, वो कपड़े धो रही हैं, फिर शाम को थोड़ा बहुत सीरियल भी देख लेती हैं, और फिर उसके बाद ठीक है फिर ये आ रही हैं, फिर यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही हैं। मैं जनरली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जिस दिन सोचिए इस माँ ने या इस महिला ने असहयोग यानी सहयोग करना बंद कर दिया, रोटी करना बंद कर दिया, ठीक है, कॉपरेशन करना बंद कर दिया, तो सोचो ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ठीक है, ना पति अपने नौकरी के लिए जा पाएगा, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, पूरा की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अंग्रेज जो यहाँ पे शासन करते थे, तो बहुत सारे भारतीय उनका क्या करते थे, सहयोग करते थे। वकील सहयोग करते थे, छात्र सहयोग करते थे, पुलिस सहयोग करती थी। तो अंग्रेजों भारतीयों यानी गांधी जी को लगा कि अगर जो इनका सहयोग करता है, अगर अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे, तो जैसे व्यवस्था है ना सब कोलैप्स हो जाएगी, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा या हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हमारी बातें उन्हें माननी पड़ेंगी।
ठीक है, तो वो असहयोग होता है, इसी को असहयोग कहते हैं। आइए तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया, उसमें से नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थीं। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहले यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। ठीक है, विश्व युद्ध में क्या हुआ? नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अब खुद बताओ, विश्व युद्ध होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? विश्व युद्ध होगा, मान लो इंग्लैंड में क्या हो चल रही थी, फैक्ट्री चल रही थी। युद्ध होगा तो फैक्ट्री चलेंगी नहीं, तो वहां पे बेरोजगारी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। वहां के लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो सामान खरीदेंगे नहीं, तो दोबारा से बेरोजगारी आ जाएगी। ठीक है, मंदी आ जाएगी। पहली बात समझना इस बात को अच्छे से। दूसरी क्या है? राजनीतिक स्थिति भी पैदा कर दी थी कि कौन ज्यादा प्रभावशील है, यूरोप में अब कौन शासन करेगा, इस पूरे विश्व को कौन लीड करेगा, ये राजनीतिक स्थितियां थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके कारण क्या हुआ? जब युद्ध हो रहा था तो आर्थिक स्थिति हुई, ठीक है, ये क्यों खराब हो रही थी कि बहुत ज्यादा रक्षा व्यय हो रहा था। अब सुरक्षा व्यय यानी जब लड़ाई लड़ेंगे तो गोला, तोप, बारूद ये सब होंगे, इनसे कोई रुपया लौट के तो आएगा नहीं। ये तो व्यय जो है, जो पैसा जा रहा है वहां से कोई लौटेगा तो है नहीं। तो इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कोई कि वो ऐसा काम कर रहे हैं तो वहां से सारा रुपया लौट आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो रुपया से जा ही रहा है ना, ये इसका कोई भी मूल्य नहीं, यानी वो लौट के तो नहीं आएगा। तो धीरे धीरे व्यय बढ़ता जाएगा और खर्चों की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। करों में क्या होगी? टैक्स में वृद्धि होने लग जाएगी। सीमा शुल्क होंगे उनको बढ़ा दिया जाएगा, आयकर शुरू कर दिया जाएगा। यानी अब एक बात बताओ, युद्ध होगा, अब खुद सोचिए, युद्ध होगा, युद्ध के बाद क्या होगा कि यहां पर शस्त्र खरीदने पड़ेंगे तो भारी व्यय करना पड़ेगा, और भारी व्यय की पूर्ति सरकार कहां से करेगी? टैक्स बढ़ा के करेगी, सीमा शुल्क लगा देगी, उत्पादन शुल्क लगा देगी, ठीक है, तरह तरह के टैक्स लगा देगी, इंपोज कर देगी, जबरदस्ती पैसा लेगी, कर्ज लेगी। खुद सोचिए ना, इससे क्या होगा? तो युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो गई थी। आप यही सोच लो, 1913, 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये 5 साल में कीमतें दोगुना हो गई थी। यहीं पर आप अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए, अब एक एक चीजों को आगे यहां पे 1913 से 1918 में कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया था। अब युद्ध में क्या था? एक बार बताओ, सैनिकों की तो जरूरत पड़ रहेगी। अब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो सैनिक कहां से आएंगे? ठीक है, तो गांव में भी लगाएगा, हम तुम्हें नौकरी देंगे, आ जाओ, जबरन भर्ती। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। कोई भी गांव में जो हट्टा कट्टा दिखाई दे जाता था उसको पकड़ के बंदूक देते थे, थोड़ा प्रशिक्षण देते थे लड़ने का, और तुरंत यूरोप में भेज दिया करते थे। सोचो, सोचिए आप, ठीक है, कैसी कैसी स्थितियां थीं, तब जाके राष्ट्रवाद उदय हुआ है हमारे यहाँ पर। अगर अंग्रेज ज़्यादा अच्छे होते ना, बहुत बढ़िया रहते, तो तुम सब में से आधे लोग तो ये कह रहे थे, अरे अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, हम क्यों भगाएं इनको, इतने अच्छे प्यारे से लोगों को वाइट से दिखाई देते हैं, इनको क्या जरूरत पड़ रही है भगाने की। देखो, जबरन भर्ती, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध। राष्ट्रवाद तभी तो उदय होगा कि जब अब एक ग्रामीण में हुआ होगा, सारे में हुआ होगा, सब में, दूसरे गांव के ग्रामीणों में भी हुआ होगा, तीसरे गांव के ग्रामीणों में भी हुआ होगा, तीनों की समस्या एक जैसी। तो जब समस्या एक जैसी होती है तो इस सारे लोगों को एक साथ लेके आती हैं, जिससे उस समस्या के प्रति एक जैसी भावना विकास करती है, और आगे अगर वह समस्या किसी देश से संबंधित है, ठीक है, तो हम उसको समाप्त करने के लिए अपनी चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, और इससे भी राष्ट्रवाद पैदा होता है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। ध्यान रखना, 1918 और 1920 के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। एक और चीज ध्यान रखना, ठीक है, 1921 का जो जनसंख्या थी, हम उसको क्या कहते थे? ये 1921 की महान विभाजक वर्ष, यानी यहां पर तो आपको पता है कि जनसंख्या हमारी पहली बार कम हुई थी। तो इस समय पर अकाल का समय था ये, ठीक है। जैसे 1918 और 19 और 1920 और 21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में, ठीक है, फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ का भारी अभाव हो गया। एक तो फसल खराब हो गई, अकाल फकाल पड़ गया, ठीक है। अब सोचो कि अब तो खाने के लाले पड़ने लगे। उसी समय फ्लू जैसी महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। बेटा ध्यान रखो, ये 1921 ये बड़ा ही भीषण
एक तरह से समझ लो कि ये भूख से लोग मर रहे थे, ठीक है, लोग जानवरों की तरह सड़ रहे थे, गिद्ध खा रहे थे लोगों को, ऐसी दुर्भिक्षी थी। पहली बार भारत में जनसंख्या कम हुई, केवल एक बार हुई है 1921 में, क्योंकि जबरदस्त महामारी फैल गई थी और अकाल पड़ गया था। तो 130 यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए और ये अंग्रेज देखते रहे, ठीक है। यहां से अनाजों को जबरदस्ती ये युद्ध के मैदान में भेजते रहे, इंग्लैंड का पेट भरते रहे और यहां के मरते हुए लोगों को उन्होंने ऐसे सड़ने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब इनके सड़ने से भी बहुत सारी बीमारियां फैल गई, तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब सोच लीजिए 120, अब यहाँ पर देखो ये 1920 है, अब यहाँ पर क्या था 2020, यानी लगभग 100 साल के बाद ऐसी महामारी आती है। इस समय महामारी आई थी, अब 2020 में कोरोना के रूप में भी महामारी आई थी, आपको पता होगा। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय के नए नेता सामने आए और उन्होंने संघर्ष का नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि आखिर राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। अब राष्ट्रवाद का उदय के पीछे आप धीरे धीरे समझ रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों इस मूवमेंट से जुड़े। तो आप सोच सकते हो कि अब इन सब चीज़ों का जो दोष था वो किन पे था, अंग्रेजों पर। अब लोग ये मानने लगे कि जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो असल में अंग्रेजों के कारण हो रहा है। ये अंग्रेज नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ महामारी भी नहीं आएगी, अंग्रेज नहीं रहेंगे तो हम मरेंगे भी नहीं, अंग्रेज नहीं होंगे तो जबरन भर्ती नहीं होगी, अंग्रेज नहीं होंगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे, एक नया सवेरा निकलेगा। और इस नए सवेरे की उम्मीद ने उन्हें राष्ट्रवादी होने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद। अब इनके गुस्सा को एक सही आयाम देने की जरूरत थी, और क्योंकि तुम्हारा गुस्सा एक को अगर एक सही रास्ता न मिले तो वह गुस्सा, वह जो क्रोध है, वो सब कुछ खराब हो जाता है, वह एनर्जी खराब हो जाती है तुम्हारी एनर्जी को, अगर सही रास्ता न मिले। तो सत्याग्रह का विचार, एक नए नेता आए और उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। आइए इसके लिए थोड़ा सा गांधी जी के बारे में चलते हैं, उनको भी जानते हैं। सत्याग्रह पे उनके क्या विचार थे, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। पहली बात उन्होंने कहा कि अहिंसा और सत्य, ये कहते थे भैया कि अहिंसा कोई कायरों का वो चीज नहीं है, इसे केवल वीर ही व्यक्ति क्या कर सकता है, अहिंसा कर सकता है, ठीक है। हिंसा कायर भी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वीर पुरुष केवल अहिंसा ही कर सकते हैं, यानी वो अहिंसा कर सकते हैं। जो अहिंसा करता है वो वीर ही है। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत चीज के लिए विरोध अहिंसा से करो, लेकिन विरोध जरूर करो। विरोध का आपका जो स्वरूप होना चाहिए वो सत्य के लिए होना चाहिए। आप सत्य के लिए आग्रह करो, लेकिन उसमें शस्त्र नहीं उठाओगे, सत्याग्रह करो। जैसे आपको पता होना चाहिए चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को। गांधी जी वहां पर गए और वहां के कलेक्टर ने मना किया कि गांधी जी रुक जाओ, गांधी जी अंदर मत जाओ, तो ठीक है, और उनको पकड़ भी लिया, लेकिन फिर उनको बाद में छोड़ दिया। उनमें मुकदमा चलाया जा रहा था, मुकदमा से उनको वरी कर दिया। समझना इस बात को। तो गांधी ने कहा, जब उन्होंने कलेक्टर ने मना किया कि नहीं यहां नहीं आओगे, गांधी ने कहा देखिए मैं आऊंगा। ये क्या कहा तुमने, अवज्ञा। याद रखना, एक होती है आज्ञा, यानी अंग्रेज यानी जो कलेक्टर था उसने क्या दी, आज्ञा दी गांधी जी को, तुम यहां पे नहीं आओ। गांधी जी ने क्या किया, मैं तो आऊंगा, अवज्ञा कर दी ना, ठीक है, अवज्ञा। तो गांधी ने सबसे पहले अवज्ञा कहां करी थी, आप याद रखना, शब ने अवज्ञा तो 1917 में चंपारण आंदोलन में करी थी अवज्ञा, और वहीं पर सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया है। हालांकि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और ये दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, इसके पीछे भी रीजन याद रखना कि इनके जो पिता थे राजकोट में दीवान थे, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उनमें जो करमचंद थे उनके, ठीक है, पिता थे, याद रखना कुछ चीजें, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये बैरिस्टर बने, इंग्लैंड पढ़ने गए, इंग्लैंड पढ़ने के बाद आ गए लौट कर, और गुजरात में जाके ये क्या कर रहे थे, वकील बन गए थे। वकील थे, लेकिन इनकी कोई वकालत अच्छी नहीं चल रही थी। फिर वहां पे अब्दुल्ला फर्म का जो एक व्यक्ति आया अब्दुल्ला फर्म से, कि उसने कहा कि ऐसा हमारा केस लड़ लो, ठीक है। पैतृक संपत्ति का विवाद था अब्दुल्ला फर्म का, ठीक है। तो पैतृक संपत्ति कैसे बांटी जाए, तो कोई भारत से वकील को लेके आए थे, तो इनकी वकालत अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो चल दिए थे। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और 1893 में अगर ये दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते तो गांधी नहीं बनते। जैसे राम
राम अगर अयोध्या से बाहर नहीं निकलते तो राम आज राम नहीं बनते। वो राजा तो बन जाते लेकिन जन जन के राम, ठीक है, वो नहीं बनते, क्योंकि जब त्याग किया जाता है तभी व्यक्ति बड़ा बनता है। तो अगर ये गांधी अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते, अपने घर को छोड़कर नहीं जाते, तो आज गांधी गांधी नहीं बनते। वहां गए और वहां पर भी अंग्रेजों का शासन था, वहां पर भी गोरे और कालों के बीच में बहुत ज्यादा विभेद किया जाता था। वहां एक डिब्बे में गोरे और काले लोग साथ साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। जिनका रंग काला था उन्हें बहुत निम्न कोटि का नागरिक समझा जाता था, उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता था, यहां तक कि वो पैसा होने के बावजूद भी अंग्रेजों के समकक्ष या भूरे लोगों के समकक्ष नहीं बैठ सकते थे। यही गलती गांधी जी ने कर दी। टिकट लिया एक क्लास का, ठीक है, पैसा की तो कोई कमी थी नहीं, ठीक है, तो और उसके बाद वो बैठ गए रेलगाड़ी में अंग्रेज बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अरे ये ब्लैक डॉग हमारे साथ बैठा है, ऐसे करके मुंह बना लिया, ये ब्लैक डॉग है, बदबू आ रही है इसमें से, नाक बंद कर लिया। तो उन्हें उठाया, उन्होंने कहा ऐसा निकलो यहाँ से। गांधी ने टिकट दिखा, देखो टिकट है मेरे पास, दिखाई दे रही है, टिकट है मेरे पास। अब उन्हें क्या पता था, गांधी जी को तो पहली बार ये चीज लग रही थी ना। उन्होंने कहा टिकट है तो क्या हुआ, निकलो यहाँ से। जैसे तुमने कभी कभी यहाँ पे देखा हो, किसी पैसेंजर ट्रेन में जाओ, पैसेंजर ट्रेन में जब जिसका गाँव आसपास आ चुका होता है वो दूसरे की सीट पर बैठ जाता है, तो वहाँ तो अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि निकलो यहाँ से। और लात मार के गांधी जी को स्टेशन पर गिरा दिया कि उतरो यहाँ से। अब गांधी जी वहाँ पे गिरे पड़े थे। सोचिए गांधी जी में लात नहीं पड़ती तो क्या गांधी जी गांधी बनते? नहीं। तो कभी कभी वक्त और ये चीज अगर कभी तुम्हें लात मार रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं करनी चाहिए ना। कभी कभी किस्मत तुम्हें गिराती है, बहुत बुरी तरह से गिराती है, हो सकता है तुम्हें तपा रही हो। महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण सुना है। महेंद्र सिंह धोनी से पहले सारे खिलाड़ी आ गए थे, ये बड़े बड़े खिलाड़ी थे जी, लेकिन किस्मत उस समय महेंद्र सिंह धोनी को तपा रही थी। वो बंदे की गर्लफ्रेंड मर गई थी, सोचिए। उसने कितने कितने काम किए, ठीक है, फुटबॉल उसने खेली, जो टी बना, सोचो। यानी क्या था, किस्मत उसे पका रही थी, क्योंकि उसे आगे चलकर देश का कैप्टन कूल बनना था। ऐसे ही किस्मत तुम्हें अगर पका रही हो तो घबराओ मत। गांधी जी वहां गिरे पड़े यही सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये दुख मेरा अपना होता, सिर्फ ये मुझे लात नहीं पड़ी है, ये समस्त उन लोगों को लात मारी गई है जिन्हें ये अपने से छोटा समझते हैं, जिन्हें नीच समझते हैं। तो ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है, ये समस्त नस्लवाद है। ये तो ये जो लात पड़ी है पूरी नस्ल को पड़ी है। तो इस क्रोध को मैं इकट्ठा करता हूं। जैसे तुमने एक फिल्म में सुना होगा, उसमें जो सनी देओल की फिल्म है एक बहुत बड़ी, ठीक है, कांतिया वाली फिल्म, याद करो, घातक फिल्म है। क्या कहता है वो, और अमरीश पुरी जो उसका पिता बना हुआ, वो कहता है कि सनी देओल से कि बेटा दुख को पालना सीख, दुख को पालना सीख। समझ आएगा नहीं? उन्होंने क्रोध को पाल लिया और इसको ऐसे पाला कि वहां पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और आगे चलकर नेल्सन मंडेला इनसे जुड़े, नेल्सन मंडेला और इनका वो हुआ, और आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ कि उसमें सफ़ेद और जो कालों के बीच में जो विविधता की जाती थी उसको अंततः अंत कर दिया। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। अब गांधी जी वहां गए, अब गांधी जी ने बहुत दिनों तक वहां पर आंदोलन देखा और 9 जनवरी, यानी जनवरी क्या, 9 जनवरी 1915 को पूरी तरह से भारत में लौट आए। अब 9 जनवरी को क्या हुआ, वो भारत में लौटे और 9 जनवरी को ही क्या हुआ था, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी दिवस कि गांधी जी क्या हुए थे कि इस समय पर भारत में अंततः लौट आए थे। ऐसा नहीं पहले नहीं आते थे, 1911 में भी आए थे और कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था, शायद कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, ये देख लेना अपने आप। लेकिन अपना इतना जरूर याद रखना कि इन्होंने अधिवेशनों में भाग लिया था, तो आते रहते थे, ऐसा नहीं घर को थोड़ी छोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। लेकिन अंततः अब इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका नहीं गए, 1915 में भारत लौटे। तो उस समय पर भारत में बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी गई थी, 1905 में बंगाल बंग भंग आंदोलन हो ही गया था, स्वदेशी आंदोलन हो ही गया था और यहां पर बहुत सारे संगठन बने थे। गांधी जी यहां आए तो गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले,
जिन्हें गांधी जी अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, यानी राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको राय दी कि देखो गांधी जी, अभी आपको भारत की सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, आपका नाम तो हो गया है, ठीक है, और आपने वहां पे बहुत अच्छा काम किया, हमें भी पता है कि आप क्या क्या करके आए वहां पर, लेकिन अभी तक आपको भारत के बारे में जानकारी नहीं है। आप पहले भारत की नब्ज पकड़ो, इस पूरे भारत का दौरा करो, और दौरा करने के बाद कोई एक ऐसा, पता है, कोई ना कोई, जब किसी राजनीतिक दल में किसी में आप शामिल हो ना, फिर भारत को समझो। तो गांधी जी किसी भी दल में शामिल नहीं हुए थे, और गांधी जी पूरी तरह से पूरे भारत की यात्रा करने निकल गए थे। उन्होंने आगे चलकर साबरमती आश्रम भी शुरू कर लिया था, ये आपको पता ही है, ठीक है, और वहीं पर ये रहते थे, ठीक है। वहीं पर मैंने आपको बताया था राजकुमार शुक्ल गए थे बिहार से, क्योंकि वहां पर चंपारण में नील विद्रोह चल रहा था, तिनकठिया आंदोलन चल रहा था, वहां पर बहुत सारे लोग परेशान थे, किसान बहुत परेशान थे, नील का जो प्राइस था वो मार्केट में कम हो चुका था, लेकिन फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती 3/20 भाग पर नील करवा रहे थे। तो वहां के किसान इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होना चाहते थे। आजादी कौन दिलाएगा, ये सबके दिमाग में प्रश्न था। कौन व्यक्ति है जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाएगा, लोगों के सामने ये प्रश्न था, और इस प्रश्न का जवाब गांधी जी में उन्हें दिखाई दिया। राजकुमार शुक्ल उनके पास गए, साबरमती आश्रम के सामने बहुत दिनों तक बैठे रहे, और तब जाके गांधी जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया, और चंपारण आंदोलन में, यानी चंपारण जाने के लिए वो तैयार हो गए थे, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, ठीक है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, चलिए। पहले चित्र देख लो, यहां पे चित्र दिखाई दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फ्रॉक स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। 6 नवंबर 1913 न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं। जब जुलूस को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो हजारों मजदूर अस्तित्वों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लवेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। ये आप ध्यान सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में ये, ठीक है। और यहाँ से याद रखना ये क्या है कि न्यू कैसल से ट्रांसवाल, तो ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे जब जुलूस को रोका गया, यानी ये गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो वो किधर और बढ़ रहे थे, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कभी भी। तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। कब बढ़ रहे थे, 1913 की बात है, अभी गांधी जी भारत में नहीं आए हैं, है ना, ये भी आपको याद रखना। चलिए, नस्लवेदी सरकार ने सफलतापूर्वक लोहा लिया, इस पद्धति को वह सत्याग्रह कहते थे, ठीक है नहीं। सत्याग्रह के विचारों में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। कभी पूछ रहे सत्याग्रह का क्या अर्थ है, तो आप बता देना, सत्य की शक्ति का आग्रह करना और सत्य की खोज पर जोर देना। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यहां पे पूरे की पूरा आपको सत्याग्रह पर विचार दिया था, ठीक है। विचार क्या, देखो दोबारा समझ लो, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज पर जोर देना। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, उद्देश्य आपका सच्चा होना चाहिए। चंपारण में जो गए थे उद्देश्य सच्चा था ना, कि वास्तव वहां के किसानों की दशा वास्तव में खराब थी, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे थे वो, है ना। आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ था, अन्याय भी था। वहां के जो वास्तव में अन्याय कर रहे थे वो जबरदस्ती किसानों से कह रहे थे इतना पैसा दो तब हम तुम्हें एग्रीमेंट से आजाद करेंगे, याद करो, ठीक है। तो उत्पीड़क के मुकाबले के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, 6 ऐप वगैरह बनने हो और ऐसे शक्तिमान की तरह आप ताकत हो और बॉडी बन के और ऐसे लोग तलवार लेके हाथ में जाओ, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। और सत्याग्रह में क्या होना चाहिए, प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं अब तो मैं देख लूंगा। प्रतिशोध क्या, देख लूंगा नहीं। प्रतिशोध की भावना अगर है तो आप सत्याग्रही नहीं हो। आक्रामकता अगर आप में अंदर है तो आप सत्याग्रही नहीं हो। आप सत्याग्रही तब हो जब अहिंसा के सहारे आप इस संघर्ष में सफल हो जाओ, ठीक है। अगर आपके उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, और आप उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं और बिना किसी प्रतिशोध की भावना रखे, बिना किसी आक्रामकता का सहारा लिए, तो आप एक सच्चे सत्याग्रही हो। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना है। जब गांधी जी से कहा गया कि ऐसा है सत्याग्रह क्या है, तो गांधी जी ने बताया कि अहिंसा क्या है, कोई एक थप्पड़ मारे तुम्हारे तो दूसरा गाली भी कर दो। आगे वो तुम्हारी गाल पे थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि कहे यार
मैं इसको क्यों मार रहा हूं। यानी वो अंतर्गत यानी अंतर मन को सुधारने की बात थी कि जिसने जो हमें दमन कर रहा है उसको हम कैसे उसका हृदय परिवर्तन कैसे कर दें। सत्याग्रह प्रतिशोध नहीं है, ठीक है, सत्याग्रह में प्रतिशोध नहीं है, जो उत्पीड़क है उसके हृदय परिवर्तन को करने के लिए सत्याग्रह किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने, सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों की एकता के सूत्र में बांध सकता है। ये था गांधी जी के सत्याग्रह पे विचार। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आ सकता है आपसे। यहां पे भी देख लो, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी की क्या कहा जाता है, निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार। यानी सत्याग्रह को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसी को क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध। कभी आपसे पूछ रहे तो बता देना निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है, यही होता है, ठीक। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं था बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है। नहीं, ये सत्याग्रह पे विचार है, विचार देख लो भैया, बढ़िया बढ़िया विचार है ना। चलिए और देखो सत्याग्रह पे तो विचार तो आपको और पता चलेगा, है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ चले गए, बड़ा नीचे चला गया। तो ये रहे भाई साहब, यहीं आ जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेके नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। ये है इनके, और यहाँ पर आप अच्छे से इनके विचार पढ़ सकते हो, और विचार पढ़ने के बाद ये तो जान ही सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया था कि वो सत्य के बारे में या सत्याग्रह के बारे में क्या सोचते थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में देखो आगे यहाँ पर 1917 में, डेट जरूर याद रखना, 1917 में, ठीक है। देखो यहाँ पर 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण के इलाकों में दौरा किया था। दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। इसी आंदोलन को 3/20 यानी 3 कठिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये तो आप जानते होंगे ना, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखना। इसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है नहीं। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ठीक है। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। तो 3 शुरुआती आंदोलन थे, और गजब की बात थी, इन तीनों ही आंदोलन में गांधी जी ने विजय प्राप्त करी। इससे गांधी जी का यशोगान चहुं दिशाओं में होने लगा। इनसे पहले जो जन सामान्य के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांधी जी जन सामान्य के एक नेता बनते जा रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहां पर समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो 1917 याद रखना चंपारण आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद किसान आंदोलन हुआ था खेड़ा में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सूती कपड़ा मिल में हुआ था। ये भी ये हुआ था प्लेग बोनस। यहाँ पर क्या था कि जब प्लेग फैला था ना, 1918 में प्लेग फैला था, तो कोई भी मजदूर मिल में आने के लिए तैयार नहीं था कि हमें प्लेग हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो मालिक थे उन्होंने मजदूरों को लुभाने के लिए प्लेग बोनस शुरू किया कि इस समय पर जो कोई यहाँ पर आएगा, जो कोई काम करेगा, हम उसको प्लेग बोनस देंगे। तो लोग, क्योंकि मरता क्या ना करता, पेट के लिए आदमी को कोयले की खदान में चले जाते, तो यहाँ तो प्लेग वाली बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आए, लेकिन फिर उसके बाद प्लेग खत्म हो गया, तो उद्योगपतियों ने प्लेग बोनस को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी तनख्वाह कम हो गई। उन्होंने इसीलिए आंदोलन कर दिया कि ऐसा हमें तो ये चाहिए लगातार, ठीक है। अब हमारी जो तनख्वाह बढ़ाई है उसको हम कम नहीं कर सकते आप, ये चल रहा था।
तो शुरुआत इस समय तक, ये जो 1918 के समय तक गांधी जी पूरी तरह से अंग्रेजों की न्यायशीलता में विश्वास करते थे। वो अंग्रेजों की न्यायशीलता, अंग्रेज किस तरह से यानी अंग्रेज जो हैं वो उनको बड़ा अच्छा मानते थे गांधी जी। गांधी जी अंग्रेजों को अच्छा मानते थे और अंग्रेज गांधी जी को भी अच्छा मानते थे, क्योंकि अहिंसा, अब बता, अहिंसा से उन्होंने कहा कि इससे तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, हमें कोई आंदोलन भी होगा। और गांधी जी क्या है, गांधी जी को बड़ा अच्छे अच्छे अनुभव थे। गांधी जी को जो ब्रिटेन सरकार भी अपना दुश्मन नहीं मानती थी। तो आप यहीं पर कुछ चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। अब गांधी जी के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और ये कब आया? रोलेट एक्ट के बाद आया। तो यहाँ पर पहले रोलेट एक्ट को समझ लेते हैं। आइए, यहाँ पर क्या है? रोलेट एक्ट है, और रोलेट एक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रोलेट एक्ट कब आया था? ठीक है, रोलेट एक्ट को, ठीक है, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी, और उसके बाद ये रोलेट एक्ट बना था। और यहाँ पर क्या था, ये जो एक्ट था, क्योंकि धीरे धीरे भारत में क्या हो रही थी, क्रांतिकारी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, राष्ट्रवादी आंदोलन भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, उनको नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट आया था, ठीक है नहीं, जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं। और इसने शक के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने कि संदेह के आधार पर आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। और जब अगर आपको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो गिरफ्तार आदमी कहीं अपील भी नहीं कर सकता। तो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसे गला घोटू, इसको कहते थे गला घोटू, यानी जिसने गला घोट दिया था। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है? मैं पूछ रहा हूं कि भैया मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो अंग्रेज कह रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया ना, बस हमें वकील से बात करवा दो। वकील से बात नहीं होगी तो हमें किसी कोर्ट में अपील कर लें, तो अपील भी नहीं होगी इसमें, ना वकील से बात, ना कोई दलील सुनी जाएगी, और ना कहीं अपील होगी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ये कानून था। ये बड़ा ही खतरनाक कानून था, काला कानून था, ठीक है। अब इन्हें, गांधी जी को शुरुआत में 3 सफलताएं मिल गई थी। चंपारण में मिल गई थी, अहमदाबाद में मिल गई थी, और खेड़ा में मिल गई थी, जिससे गांधी जी थोड़े उत्साहित थे कि अब क्या है, अब तो आगे मजे है ना, अब तो मैं पता कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी वो आ जाता है ना, आत्मविश्वास। जैसे कभी कभी आपका पहली बार तैयारी करो, तैयारी में तुरंत आपका पहली बार में नंबर आ जाए, तो एक आत्मविश्वास आ जाता है ना। इसी प्रकार से इनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो गया कि चलो अब तो सब कुछ हो सकता है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। अब आगे समझ में आ गया स्वाद, ठीक है। अब रूल एक्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को चलने, देखो यहाँ लिखा हुआ है, राजनीतिक गतिविधियों को चलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, कितने साल तक बंद किया जा सकता था? 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिकों से अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना था। 6 अप्रैल को विभिन्न शहरों में रैली, जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा। किसके खिलाफ? इस रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है ना। ये रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार ने चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अमृतसर का नाम क्यों आया है? क्योंकि अभी अमृतसर में कुछ होने वाला है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि भयभीत अंग्रेजों ने, ठीक है, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को, ठीक है, इसमें 2 व्यक्ति थे। एक का नाम क्या था? डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और एक थे सैफुद्दीन किचलू, ये 2 लोग थे। तो गांधी ने दिल्ली में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। गांधी से कहा कि ऐसा अब दिल्ली में प्रवेश नहीं करोगे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन में हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। समझ आ गया नहीं? यानी जब 10 अप्रैल को पुलिस ने, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, क्योंकि गांधी जी के विचार तो प्रेषित थे ना,
अहिंसा के आधार पर विद्रोह हो रहा था, ठीक है, विरोध हो रहा था, तो आप याद रखो कि शांतिपूर्ण जुलूस था, उन्होंने गोली चला दी, बहुत सारे लोग मारे गए। और जब बहुत सारे लोग मारे गए तो आप ये जान सकते हो कि फिर क्या होगा। लोग भी अपने क्रोध में आ गए और लोगों ने फिर पूरी की पूरी वो हिंसात्मक हो गए लोग, ठीक है। बैंकों में उन्होंने क्या किया, उनमें हमले करने लगे, डाक खानों में हमले करने लगे, रेलवे स्टेशन में हमले करने लगे। और इसको समाप्त करने के लिए एक मार्शल लॉ हुआ, यानी सेना को पूरा के पूरा कमान दे दी गई कि ये तो अब पता है एक तरह से ऐसी जगह हो गई है कि यहाँ पर सामान्य पुलिस वगैरह इसको व्यवस्थित नहीं कर सकती है, तो सेना को पूरी तरह से ऑर्डर दे दी गई, ठीक है ना। अब सेना को ऑर्डर दे दी गई तो सेना ने क्या किया वो आप सोच सकते हो, वो जघन्य अपराध किया जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ध्यान रखो, 13 अप्रैल 1919। ये जो जलियांवाला बाग था ना, कोई ऐसी जगह थोड़ी थी तुम ये सोच रहे हो कि कोई बाग था, नहीं, एक छोटा सा गेट था, ये छोटा सा गेट था और गेट के अंदर यहाँ पे ऐसे करके बिल्डिंगें सब बनी हुई थी। ये तो ऐसे बना हुआ है, यहाँ नहीं, ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। नहीं, मैंने देखा है, मैं गया हूँ इसमें जलियांवाला बाग में, तो इसलिए मुझे पता है। एक छोटा सा गेट है, गेट के से एंटर करोगे तो राइट हैंड में आपको अमर जवान ज्योति यहाँ पे जलती हुई दिखाई देगी। फिर अगर आप लेफ्ट हैंड में चले जाओगे तो यहाँ पर एक कुआं दिखाई देता है, ये वही कुआं है जहाँ पर गोलियों से बचने के लिए लोग वहाँ पर कूद गए थे। एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी कूद रहा, तीसरा आदमी कूद रहा, बहुत सारे तो कुएं में मर गए थे, ठीक है। नहीं, ऐसा माना जाता है जलियांवाला हत्याकांड में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, निहत्थे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। और अंग्रेजी शासन ने बताया कि केवल 236 लोग मारे गए। ये कम संख्या बताने का चलन बहुत दिनों से शुरू हुआ है, जितने मारे जाते हैं उनको कम बताना, ठीक है। तो ये अंग्रेजों की देर है, 226 लोग बताए जबकि 3000 लोग मारे गए थे। अब यहीं पर आ जाओ, 13 अप्रैल ये क्या था, बैसाखी का दिन था, सब लोग खुशियां मना रहे थे। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने जलियांवाला मैदान में जमा हो गए, ठीक। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ, ठीक है, याद रखना, जनरल डायर याद रखना, एक था माइकल डायर, एक था जनरल डायर। तो ये पहले माइकल डायर के हाथ में थी, अब ये जनरल डायर था, याद रखना। हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। सोचिए, ऐसे ऐसे आज़ादी मिली है, कितने सारे लोग मारे गए थे, 3000, और बहुत सारे बच्चे भी थे। लास्ट में एक बच्चा भी बचा था जो अपने मरे हुए पिता और माँ के ऊपर खेल रहा था। यही वही बच्चा था जिसका नाम ऊधम सिंह था, और 1940 में जाके उसने इस जनरल डायर को मार दिया था। तो कुछ लोग मन में ये भड़के पैदा होते हैं कि मुझे जिसने मेरे साथ एक घाव दिया है तो हम उसको दंड जरूर देंगे, है ना। ऐसे भी लोग हैं। आइए, बड़ा ही खतरनाक काम किया अंग्रेजों ने, और इससे राष्ट्रवाद को फैलाने में उन्होंने सहायता भी करी, देखी जाए तो। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली उत्तर भारत में, ठीक है, बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चे लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित, आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने, सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, ठीक है, गाँव, ठीक है, गुंजरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, यानी ये आंदोलन क्या किया था, वापस ले लिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अभी समझना है इस बात को। भले ही रॉयल एक्ट के विरुद्ध में जो लिया था ना, वो जो आंदोलन किया था वो वापस लिया था,
अभी असहयोग आंदोलन नहीं वापस ले लिया था। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। अब खिलाफत का मुद्दा क्या था, इसे समझते हैं। मैंने आपको बताया था ना खिलाफत क्या है, ठीक है। खिलाफत क्या है ये मैंने आपको बताया था ना। ये कुछ खिलाफत तो आपको यहीं पर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। पहले सुन लो। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। तुर्की में ही जो तुर्की का जो नेता था वही कौन था, खलीफा, ठीक है। उस समय पर इस आशय की अफवाहें फैली गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, यानी खलीफा का मतलब क्या था, विश्व के, ठीक है, आध्यात्मिक नेता, ठीक है, इस्लामिक विश्व के सभी मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता, ओटोमन साम्राज्य में बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ, तो आंसर बंबई। कहाँ पर हुआ, 1919 में हुआ। क्यों हुआ कि तुर्की का जो तुर्की का आध्यात्मिक नेता खलीफा वो हार गए, ठीक है। फिर एक शांति संधि रखी गई और उसके बाद खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। भारत में जो मुस्लिम नेता थे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उन्होंने इस शर्त पर अंग्रेजों का साथ दिया था कि तुर्की में जो खलीफा के पद को आप समाप्त नहीं करोगे, बस हम इसलिए आपका साथ दे रहे हैं, तो आप कृपया ऐसा ना करें। समझ में आएगा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये वाला काम नहीं करना, वही वाली चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। लेकिन अंग्रेज थोड़ी मानने वाले थे, उन्होंने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। फिर वहाँ पर, ठीक है, और खलीफा का पद समाप्त कर दिया तो मुसलमानों के, यहाँ के जो मुस्लिम थे, मुस्लिम नेता, तो उनको लगा कि अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया नहीं है, अब तो अंग्रेजों के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा कि वहाँ पर तुर्की में जो खलीफा के पद को दोबारा स्थापित करो, वरना हम तब तक यहाँ पे आंदोलन करेंगे। ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसकी जड़ भारत में न होकर भारत के बाहर थी। लेकिन गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा कि इस मुद्दे से हिंदू मुसलमानों को आपस में जोड़ा जा सकता है और जोड़कर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। पता है इस आंदोलन के सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय पर बहुत बड़ा सेक्युलर आदमी था, याद रखना, बहुत बड़ा सेक्युलर आदमी, यानी उसे धर्म फर्म में कोई रुचि नहीं थी। और गांधी जी धर्म की बात करते हैं, उनका ऐसा है कि देश में आप गांधी जी धर्म को इंट्रोड्यूस मत करो, अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है नहीं। और देखो आगे चलकर यही व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे चलकर मुस्लिम लीग का हिस्सा बना और उसके बाद भारत को विभाजित कर दिया धर्म के आधार पर पहले, ठीक है। तो वो भी व्यक्ति है। तो बंबई में खिलाफत समिति का मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं, ठीक, के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है नहीं। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसके बाद असहयोग आंदोलन कैसे चला, कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी बात मैं आगे करूंगा, अगले पृष्ठ पे करूंगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन भी आपका साथ साथ समाप्त हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, और भी अगर कोई चीज़ चाहते हो कि इसमें और भी चीज़ क्या इंट्रोड्यूस की जाए तो वो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।